हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश शास्त्री आपके सामने एक विशिष्ट टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ और उस विशिष्ट टॉपिक का नाम है संधि। सबसे पहले हम संधि की परिभाषा को जानेंगे, संधि के कितने भेद होते हैं और उन भेदों में भी कितने भेद होते हैं, ये आज हम सब जानेंगे। तो संधि को सबसे पहले परिभाषित सूत्रों के माध्यम से करते हैं। एक सूत्र है पर सन्निकर्ष संहिता। संधि को परिभाषित हिंदी में करें तो संधि कहते किसे ये जानेंगे। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए संधि 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि, नंबर 4 प्रकृति भाव संधि, नंबर 5 स्वादि संधि। परंतु संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं और विसर्ग संधि को विसर्ग संधि ही कहते हैं। सबसे पहले हम स्वर संधियों के विषय में बातें करेंगे। स्वर संधि मुख्यतः 7 प्रकार की होती है। स्वर संधि को परिभाषित कर दूं तो मैं दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। हमने सूत्र के माध्यम से संधि किसे कहते हैं ये जाना। संधि के 3 बताए मुख्य भाग। स्वर संधि की परिभाषा जानिए, स्वर संधि किसे कहते हैं। अब हम स्वर संधि के भेदों के विषय में जानेंगे। स्वर संधि के 7 भेद होते हैं। नंबर 1 यण संधि, नंबर 2
दीर्घ संधि, नंबर 3 अयादी संधि, नंबर 4 गुण संधि, नंबर 5 वृद्धि संधि, नंबर 6 पूर्व रूप संधि, नंबर 7 पर रूप संधि। हमने स्वर संधि के साथ भी जाने यण, दीर्घ, अयादी, गुण, वृद्धि, पूर्व रूप, पर रूप, ये हमने जाने। अब यण संधि की क्या विशेषता होती है, हम यण संधि की कैसे पहचान करें, ये अब हम जानेंगे। यण संधि का एक सूत्र होता है और उस सूत्र का नाम है इकोयणची। अगर हम सूत्र को समझ गए तो यण संधि आपके अपने आप समझ में आ जाएगी। देखो, सबसे पहला पद है हमारा इक, दूसरा पद है हमारा यण और तीसरा पद है हमारा अच। इक, यण और ये अच पद। इक में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो इक में सबसे पहले ई आएगा, उ आएगा, री आएगा, ली आएगा। इनको होगा क्या, तो ई को यह होता है, उ को वह होता है, री को रे होता है और री को ले होता है। कब होगा, जब उत्तर पद के प्रथम में कोई स्वर होगा। ये समझ गए तो यण संधि समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूं। सबसे पहले एग्जाम्पल मैं लूं तो पहले यहां पर लेता हूं, इति प्लस आदि है, हमें ध्यान क्या रखना है, इसे कहते हैं पूर्व पद, इसे कहते हैं उत्तर पद। पूर्व पद के अंतिम में या ई हो या उ हो या री हो या री हो, कहां होना चाहिए, पूर्व पद के अंतिम में। आप कहेंगे यहां पर तो ती है, परंतु ती के आप जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ती में अंतिम में क्या आएगा, स्वर आएगा। तो ये भी स्वर है, ई उ री ली। तो ये कहां आएंगे, ये चारों की चारों वर्ण यहां पूर्व पद के अंतिम में आएंगे और यहां उत्तर पद के प्रथम में कोई भी स्वर होगा। अब एक बात का ध्यान रखना है, ये स्वर चाहे दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो, दोनों ही प्रकार के यहां अंतिम में आ सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, चाहे ये ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, ये कहां आएंगे, पूर्व पद के अंतिम में, और उत्तर पद के प्रथम में क्या आएगा, स्वर आएगा। करके देखते हैं। एक तो ई को हमने अलग कर दिया, जो इसमें छुपा हुआ जो स्वर है उसको हम अलग कर देंगे और जैसा है उत्तर पद वैसा ही लिख देंगे। इत का इत हो जाएगा, ई को क्या होगा, ई को यह हो जाता है, ई को यह होगा, तो ई को यह होगा तो हलंत यह कर देंगे, आदि का आदि हो जाएगा। अब इसे जोड़ देंगे। देखो ई हमारे यहां पर पूरा लिखा हुआ है, पूरा लिख देंगे। तय के सामने व्यंजन है तो ध्यान रखना, नियम है कि व्यंजन के सामने व्यंजन आता है तो पहला वाला व्यंजन हलंत होता है, आधा होता है, तो यहां पर आपको आधा तय लिख देना है। व्यंजन के सामने जो स्वर आएगा वो स्वर जुड़ जाता है, तो या के सामने बड़ा आ आया है तो यहां पर क्या करेंगे, या हो जाएगा और बचेगा क्या, दी, तो इत्यादि बनेगा। दूसरा
ये ई का बताया। अगर बाई चांस अगर पूर्व पद के अंतिम में ऊ आ जाए तो आपको क्या करना है, तो मैं बताता हूं। ऊ आए जैसे तनु प्लस अंगी, तनु प्लस अंगी है, पूर्व पद के अंतिम में ऊ आ जाए। चाहे आपको इस बात का ध्यान रखना है, बार बार मैं बोल रहा हूं कि ये दीर्घ भी हो सकता है और ह्रस्व भी हो सकता है, छोटा ई भी हो सकता है, बड़ा ई भी हो सकता है। तो कह सकते हैं कि भाई तनु में ऊ है, ऊ को हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। जो उत्तर पद का प्रथम है उसे वैसा ही लिख देंगे। तन का तन हो जाएगा, ऊ को वह हो जाता है, ऊ को वह होगा यहां पर। तो ऊ को वह हो गया, जो उत्तर पद का जो लिखा है वैसा की वैसा लिख देना है। अब इसे जोड़ दो, तो पूरा लिख दिया। व्यंजन के सामने व्यंजन आ रहा है तो पहला व्यंजन कैसा हो जाएगा, अधूरा। व्यंजन के सामने स्वर आ रहा है तो वह पूरा हो जाएगा, ए जुड़ जाएगा और ऊपर क्या है, अनुस्वार लग जाएगा। बचेगा क्या, गे, तनभंगी। इस प्रकार आपको करना है। तीसरा एग्जाम्पल मैं री का बताऊंगा। तीसरा एग्जाम्पल री का है, जैसे पितृ प्लस आ। पितृ में नीचे जो है ये री है, तो री को मैंने पहले बताया वैसा ही कर लेना है। री को हमको अलग कर लेना है। आ का आ हो जाएगा, पित का पित लिख देंगे, री को रे हो जाता है और आ जैसा है वैसा ही लिख देंगे। तो जोड़ दो। अब यहां पर क्या है, संयुक्त व्यंजनों की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको संयुक्त व्यंजन आते हैं तो आप इसे आसानी पूर्वक कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, देखो कै श मिलके छ बनता है, त र मिलके त्र बन जाता है और ज और या मिलके ज बन जाता है। तो हमें इनकी तो आवश्यकता नहीं है, हमें किसकी आवश्यकता है, इसकी। देखो पे हमारा पूरा है, तय और रे मिलके आधा त्रय हो जाएगा, हरंत त्रय हो जाएगा। परंतु उसके पश्चात क्या है, दीर्घ आ है, तो हम उसको क्या करेंगे, आ की मात्रा लगा देंगे। इस प्रकार पित्रा बन जाएगा। और एक अंतिम एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताऊंगा कि जैसे री प्लस आदेश, ध्यान रखना यहां पर री है। अब आप कहोगे कि री में भी तो री है, परंतु आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि अष्टाध्यायी के दो सूत्र हैं। एक होता है अहिपण और एक होता है ऋल्रिक। हमें एक प्रत्याहार बनाना है। ये जो अंतिम का वर्ण होता है उसे हटा देते हैं, क्योंकि ये हरंत है। हमें एक बनाना है, तो एक से जो बीच में आएगा उसे हम लिख लेंगे। तो ई आ गया, उ आ गया, री आ गया, री आ गया। री संस्कृत का एक वर्ण है, अष्टाध्यायी के माध्यम से समझाया मैंने आपको। तो री को डायरेक्टली लय होता है, आदेश का आदेश हो जाएगा। अब इसे जोड़ देंगे, ला देश, लय में दीर्घ आ को जोड़ेंगे, ला पूरा हो जाएगा और आ की मात्रा लग जाएगी और देश का देश हो जाएगा। आपको इसी प्रकार मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।
जय भारत।